Thanks all of you. Today we have to start Women and the Law. This paper is especially for the 6th semester and it is very much important paper for your exam and also for your career. And this paper includes the women's power empowerment and gender justice, criminal law and women's unemployment. There are some sections of the, or you can say there are some areas which we have to cover the constitution, and gender equality and personal law, protection and enforcement agencies. There are the agencies which have protected the women's right, child and women's both the rights in equal circumstances in equal area. Courts, family courts, national and state commission for women, NGOs, and there are 6 units in your course, and in these 6 units we have to cover the women and law. First, pre-independence period, social and legal inequality in medieval and ancient and medieval period in India. Social reforms movement in India. What do we mean by social reforms? Social reforms means the reforms which was done by our freedom fighters like Vidyasagar, Raja Ram Mohan Roy, and those freedom fighters who have established the rules and status widow marriage act, दहेज विधवा विवाह जो था पहले अभिशाप माना जाता था, लेकिन इन लोगों ने इसको अभिशाप के रूप में ना दिखाते हुए राजा राम मोहन राय ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से की और उस शादी से उन्होंने यह प्रचलन लाया समाज में कि विधवा अछूत नहीं है, विधवा को तिरस्कृत भाव से न देखा जाए। तो विधवा विवाह का जो आकलन जो आया, स्वरूप आया, वह उसको लाने वाले राजा राम मोहन राय थे। अब दूसरी चीज, एक तरफ आप देखिएगा, आज हम 6 यूनिट्स पर ही आपको सिलेबस पर जाएंगे, सारे यूनिट्स डिस्कस करेंगे, एंड देन डे आफ्टर माय सेकेंड लेक्चर आई हैव टू स्टार्ट माय फर्स्ट यूनिट and I have to be started briefly. Pre-independence period. There are 2 things remember in your mind always: post and pre. Post-independence and pre. Social and legal inequality. I think that all of you have to know there are some discriminations on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth, which have been given in our Indian Constitution. Indian Constitution हम लोगों को कभी भी किसी के साथ विभेद की अनुमति नहीं करता, बात नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं विभेद होता आया है। अब ये भी आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है विधियों का सुप्रीम है, सारे विधियों का सुप्रीम है। अब देखिएगा कि जब हमारी विधियां शुरू हुई तो कुछ विधियां ऐसी थीं जो पुरुषों को प्रधान मानती थी, पुरुष को प्रधान माना जाता था। पुरुष जो है सर्वोच्च स्थानों पर नियुक्ति, स्थान, जन्म और लिंग, इसके आधार पर वर्गीकरण होता था। लेकिन संविधान हमारे बीच इस स्थिति को कम करने में बहुत बड़ा संयोजन का काम किया। अब देखिए, जैसे हमारे समाज में स्वतंत्रता प्राप्ति के आज 70-72 साल हो गए, इसके पश्चात भी मानसिकता में बहुत बड़ा अंतर आया है। तब भी आज आपको कुछ मानसिकता वाले लोग ऐसे भी मिलेंगे जो पुत्र और पुत्रियों में विभेद करते हैं। पुत्र जो होता है उसे बड़ा मानते हैं, एक शुभ चिंतक रूप में मानते हैं, परिवार को संचालन करने का कर्ता मानते हैं,
पुत्री को नहीं मानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मानना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये विभेद है। कौन सा विभेद है? लिंग का विभेद है। ऐसा हमारा संविधान, हमारे संविधान में इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है। आज आप रिसेंट कल देखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने कल, ये तो पारित था, कल लागू भी हुआ कि संपत्ति में समान अधिकार स्त्रियों की, पुत्रों की, पुत्रियों की होगी। जैसे कोई संपत्ति है, एक पुत्री है, एक पुत्र है, और पहले था कि पुत्रियों की शादी करके आप उसको भेज दिए, संपत्ति नहीं प्राप्त करेगी, पहले था। लेकिन उसके बाद आया कि नहीं, पुत्री अगर चाहे तो संपत्ति पा सकती है, हकदार है। शादी के बाद नहीं, बिफोर मैरिज। हाँ, लेकिन अब स्थिति ये आई है, जो हमारे बीच आई है, कि संपत्ति की हकदार है वो जब पैदा होती है। अपने शादी के बाद भी अगर शादी होती है और अपने शादी करके घर जाती है और घर से कोई कारणों से उसे वहाँ से हटा दिया जाता है, किसी कला से, या हो सकता है कि पति के साथ उसकी न सेटअप होती हो, तो अपने पिता के घर आ जाती है। और पिता के घर आने के बाद वह जो है उस संपत्ति में भरपूर पूर्ण अधिकारिणी मानी जाती है। पिता की संपत्ति में हाँ, पूर्ण अधिकारिणी मानी जाती है। तो उसी तरह आप देखिएगा कि यह जो है हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था इक्वलिटी मीन्स समानता, इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, समान अधिकारों में। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इनके आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। अब एक तरफ समता का अधिकार ये भी कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसकी भी बात कर रहा है। इक्वलिटी दी जाएगी भारत में रहने वालों के लोगों के लिए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, क्या विदेशी को भी इक्वलिटी मिलेगी? ये तो एक सवाल उठता है, देश का नागरिक या बाहर का नागरिक। लेकिन जब वो बाहर का नागरिक हमारे देश में रहेगा तो उसको भी इक्वलिटी का अधिकार मिलेगा। अब वह किस स्थिति में नागरिकता लिया है, अगर सिटीजनशिप उसने एक्वायर्ड कर ली है, भारत की नागरिकता ले ली है, तो उसको पूर्ण अधिकार मिलेगा। अगर वह प्रवास के रूप में भारत में आया है तो फिर प्रवास के रूप में रहेगा, लेकिन उसके साथ कोई भी ऐसा कोई अन्याय अत्याचार कोई नहीं कर सकता। इट इज द डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह हमारे संविधान का डोमेन है कि संविधान के अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। क्योंकि आप देखिएगा कि हम आप विश्व के किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं। हमारे भी इंडियन बहुत देशों में रहते हैं और वहाँ जॉब करते हैं, वहाँ एक सिविलाइज्ड रूप में उनको सम्मान मिल रहा है, यहाँ तक कि संसद और विधायक भी बन रहे हैं, ये व्यवस्था है। उसी तरह सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया, अब देखिएगा सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट जो भारत में चला था, उस सोशल रिफॉर्म्स में चलने के कई कारण थे। पिछड़ी हुई व्यवस्था को सुधारना, जो बैकवर्ड व्यवस्था थी, जो जिसे कहते हैं कि वह व्यवस्था जिस व्यवस्था में समाज को एक झकझोर देता था, विपन्नता की बू आती थी, और जिसमें समाज उबन महसूस करता था, जिसमें समाज में एक वर्ग का प्रभुत्व होता था, दूसरा वर्ग दबा हुआ महसूस करता था। इस स्थिति को भी हमारे महापुरुषों ने सही करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। अब देखिए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने पढ़ा होगा कि क्या है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के समय और आज वर्तमान के समय। और अब देखिएगा इक्वलिटी प्रोविजंस इन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इक्वलिटी प्रोविजंस भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रोविजंस दिए गए हैं, दोज प्रोविजंस हैव बीन गिवन टू द स्टेट्स एंड द स्टेट्स हैव पावर टू फॉलो द प्रोविजंस विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट।
राज्य के अंतर्गत अपने लोगों का वह पूर्ण रूप से ख्याल करेगा, उन प्रावधानों के अनुसार उन पर कार्य करवाएगा, उनके साथ कोई विभेद नहीं होगा और जो भी निर्देश केंद्र का होगा उसको पालन करेगा। राज्य और केंद्र परस्पर सहयोग और संवर्धन के रूप में कार्य करेंगे। अब एक सवाल आपके मन में होना चाहिए कि पर्सनल लॉ और क्या होता है और जो होता है व्यक्तिगत विल, अनइक्वल पोजीशंस ऑफ वुमेन, इक्वल पोजीशन ऑफ वुमेन, अनइक्वल पोजीशन ऑफ वुमेन। इक्वल पोजीशन ऑफ वुमेन मीन्स ए पोजीशन व्हिच इज इन ए एरर, समान रूप से। अनइक्वल पोजीशन ऑफ वुमेन मीन्स द थिंग व्हिच इज नॉट इन ए पॉजिटिव वे, जो चीज एरर में नहीं है, जैसे अनइक्वल है, परंपरागत नहीं है, उसमें विभेद है, उसमें क्या है, अनइक्वल है। इक्वलिटी का कहीं भी आपको कहीं भी किसी भी स्तर से इक्वलिटी आपको दिखाई नहीं देती है, अनइक्वल तो ही होगा। अब देखिए, हाँ, समान। इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड नेशनल कमीशंस फॉर वुमेन, देयर आर सम कन्वेंशंस व्हिच आर गिवन टू द वुमेन स्पेशली फॉर द वुमेन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन बाय सेडा, CEDAW, SEDA, and there are important laws which have been passed by the UNO for the special benefit for the women, which have been I have discussed my next lecture. International conventions, there are different conventions, but SEDA is the most important area. SEDA is the most important area which I have discussed in my lecture. Inheritance and succession. Inheritance माने आपको पता होगा, एंड सक्सेशन उत्तराधिकार, वंशानुगत। पोजिशन ऑफ वुमेन इन हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। अब एक स्थिति आपको जानना जरूरी है, पर्सनल लॉ जब बात आई ऊपर, तो पर्सनल लॉ में हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ आता है, सही। अब पर्सनल लॉ कौन सा है? वह लॉ जो किसी व्यक्तिगत विधि को मजबूत करता हो, किसी व्यक्तिगत धर्म को, जाति को लेकर हो बना हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी लॉ सब अलग अलग। अब देखिए, पोजिशन ऑफ वुमेन इन हिंदू लॉ, महिलाओं की स्थिति हिंदू लॉ में क्या है और मुस्लिम की क्या है, दोनों भिन्न है। आप मुस्लिम लॉ में देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति एकदम भिन्न है और हिंदू लॉ में महिलाओं की स्थिति मुस्लिम से भिन्न है, दोनों की स्थिति अलग अलग स्वरूप में है। ऑल द थिंग्स विच हैव बीन एब्रोगेटेड बाय आवर फेमस एंड द थिंग्स विच वी हैव टू रीड नाउ, द थिंग्स आर टू बी very important. We have to know that Hindu law is basically a law which is the religious law, or you can say the law we have to get from the Vedas, Rig Veda, Atharva Veda, Samveda. But Muslim law is a law which was given by Muslim jurists, or you can say a person, or you can say a law which was जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे बीच आया हो। मुस्लिम लॉ किसी महापुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया है। जैसे आप देखेंगे कि मुसलमानों के महापुरुष कौन थे, आपको पता है क्या नाम था उनका? अरे जो उनके धर्म गुरु थे, जिनकी वो लोग बड़ा सम्मान करते हैं, अरे उनका नाम वो है, वो हैं नहीं, वो हैं, अरे आप पढ़िएगा उसमें मुस्लिम लॉ में, उसमें है उनका नाम। अल्लाह तो भगवान है, जैसे वो हैं, क्या नाम, जिनकी शादी वादी कई हुई थी। मुस्लिम लॉ नहीं पढ़े हैं हमने, ठीक है। तो मुस्लिम लॉ जो होता है वो गॉड गिफ्टेड नहीं है,
हिंदू लॉ क्या है, वो गॉड गिफ्टेड है। उसमें कई ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो वेद से हमारे बीच आई हैं, जो वेद के आधारों पर हैं, हमारे रिचुअल्स उसमें हैं, हमारी परंपरा है, हमारे धार्मिक अनुष्ठान उसमें हैं, लेकिन मुस्लिम वेद की परंपरा अलग है। मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी, मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी माने आपको ज्ञात होना चाहिए कि वह प्रॉपर्टी होती है जो प्रॉपर्टी मैट्रिमोनियल माने शादी के दौरान संपत्ति प्राप्त होती है। आपको मुस्लिम लॉ में या हिंदू लॉ में मैट्रिमोनियल माने शादी के दौरान दहेज, दहेज के रूप में। तो आप देखें कि हिंदू लॉ में दहेज जो है, जो आप देते हैं, जो भी देते हैं दहेज बिना मांगे, वो दहेज नहीं होता है, लेकिन जो मांग के लिया जाता है वो दहेज होता है। और मुस्लिम लॉ में क्या होता है कि मुस्लिम विध में कहा गया है कि अगर दहेज देने की स्थिति अगर होती है तो दहेज दे सकता है, अगर नहीं है तो वह कलमा पढ़वाएगा और धार्मिक अनुष्ठान कराएगा। इन सब चीज़ों को आप व्याख्या आप मुस्लिम लॉ में पाएंगे। मेंटेनेंस अंडर पर्सनल लॉ अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। मेंटेनेंस जो है 125 CRPC जब आप पढ़िएगा तो इसके तहत दोनों को मेंटेनेंस मिलता है, हिंदू और मुस्लिम दोनों को। भरण पोषण कब मिलेगा, जब उनकी स्थिति जो है पति उनको परित्याग कर देता है। जैसे मुस्लिम लड़की को मुस्लिम हस्बैंड ने छोड़ दिया, तलाक दे दिया, हिंदू लड़के ने हिंदू लड़की को छोड़ दिया, तो उसके एवज में उसको मेंटेनेंस देने का अधिकार होता है। लेकिन उसमें भी कई ऐसी शर्तें हैं, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3 कि मेंटेनेंस 125, 126 अलग अलग है। स्थितियों के ऊपर भी मेंटेनेंस का अलग अलग स्वरूप आपको मिलेगा। शाहबानू बेगम बना मोहम्मद अहमद खान का बहुत महत्वपूर्ण मोहम्मद अहमद खान का केस है एक, आप पढ़िएगा, मेंटेनेंस का चर्चित केस है मुस्लिम लॉ का, वो भी बताएंगे। गार्जियनशिप माने समझ रहे होंगे, राइट्स ऑफ वुमेन टू अडॉप्ट ए चाइल्ड, कैसे एक बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है। प्रॉब्लम ऑफ वुमेन गार्जियनिंग, डोमेस्टिक वायलेंस एंड काज एंड क्योर, घरेलू हिंसा आपको पता ही है कि क्या है, आज के दौर में बहुत चर्चित बर्निंग पॉइंट है। काज एंड क्योर क्या है। वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ है क्या, इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, किसी महिला के मॉडेस्टी को इंसल्ट करना, किसी महिला को उसके किसी भी शरीर के ढांचे को लेकर व्यंग करना, उसके बारे में गलत सलत बोलना या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना। डाउरी डेथ, दहेज हत्या, रेप जान ही रहे हैं, बलात्कार, जारता, एडल्ट्री माने जारता होता है, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव ऑफ डाउरी, दहेज के लिए किसी महिला को पीड़ित करना, प्रताड़ित करना, परेशान करना। डाउरी प्रोहिबिशन पूरा एक्ट ही 1961 का बताएंगे, आपको ब्रीफ में बता देंगे। फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल मेल फीमेल दो होते हैं। वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट, काजेज, एक्सटेंट एंड इम्पोर्टेंस, बहुत जरूरी है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में हर मामले में आगे जा रही हैं, उनका बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी भागीदारी देश में हो रही है। इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर मेन एंड वुमेन, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था महिलाओं और पुरुषों को दोनों को दी गई है। मैटरनिटी बेनिफिट, ये आपको कहाँ मिलेगा, इंडस्ट्रियल लॉ, हाँ लेबर लॉ में, हाँ। अदर प्रोविजंस फॉर द वेलफेयर एंड सोसाइटी ऑफ वुमेन इंडस्ट्रियल लॉ, उसी में भी मिल जाएगा। एक्सप्लॉयटेशन एंड हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेसेस, जैसे कोई महिला किसी वर्क प्लेस पे काम करती है और उसके साथ कोई बलात्कार हो जाता है तो उसके लिए भी कानून है। जैसे चाय बागान में कोई महिला काम करती है, उसके साथ कोई छेड़खानी होती है, कोई गलत कार्य होता है, हैरेसमेंट। अब देखिए प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इन महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए कौन कौन सी एजेंसियां हैं, कौन कौन से ऐसी कोर्ट्स हैं जहां पर इन मामलों की सुनवाई और पूर्ण रूप से इनका देख रेख होगी। कोर्ट्स है, आपको पता होना चाहिए, कोर्ट्स का मतलब होना चाहिए कि जुडिशियल प्रोसेस। कोर्ट्स का मतलब क्या है, जुडिशियल प्रोसेस। फैमिली कोर्ट्स का मतलब आपको बता ही दिए, फैमिली मीन्स मैन वुमेन दोनों। नेशनल एंड स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, अब ये आपको ध्यान देना होगा कि जैसे इस पश्चिम बंगाल में कोई भी चुनाव के बाद बहुत बड़ी दंगाएं हो रही हैं, महिलाएं मर रही हैं, पुरुष मर रहे हैं, तो स्टेट कमीशन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। स्टेट कमीशन अपनी रिपोर्ट देती है कि क्या स्थिति कानून व्यवस्था की है। जैसे बलात्कार बढ़ रहे हैं,
बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, इसको भी बताएंगे। एनजीओस, आप एनजीओस के बारे में ये जानते होंगे कि एनजीओस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है समाज को संरचना बनाने में, समाज को सही करने में। एनजीओ आप देखेंगे कि विभिन्न एनजीओ देश में चल रहे हैं और एनजीओ को फंडिंग भी होती है राष्ट्रीय स्तर पर, सरकार उनको पैसे देती है और सरकार उनको पूर्ण रूप से सहयोग करती है कि समाज में जो भी, देखिए एनजीओ का काम वही है जो सरकार का काम है। जो काम सरकार करने में असमर्थ होती है कभी कभी, उस कार्य को एनजीओ पूरा करते हैं। अब देखिए इसमें आपको, चलिए ठीक, ओके, टुडे वी हैव डिस्कस द सिलेबस ऑफ वुमेन एंड लॉ। ऑल ऑफ यू थैंक्स, गुड बाय।